हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, उसमें इन्होंने डायरेक्टली कहा है कि इकोनॉमिक रिकवरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैक्सीनेशन, यानी कि जितनी तेजी से वैक्सीनेशन होगा उतनी तेजी से इकोनॉमिक रिकवरी होगी ग्लोबली। तो इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, इनके क्या क्या फाइंडिंग्स हैं और ये क्या एक्चुअली कहना चाह रहे हैं, ये डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालें उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। हम डेली 2 वीडियोस डालते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड और दूसरी चीज़ों से रिलेटेड भी वीडियोस टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि एक्सेस टू वैक्सीन हैज़ गेन्ड द स्टेटस सिमिलर टू द फाइनेंशियल कैपिटल। तो फाइनेंशियल कैपिटल का ये लोग क्यों कह रहे हैं? देखिए, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो है पूरी इकोनॉमी शटडाउन के कारण स्टैंड स्टिल आ गई थी, रेसेशन का माहौल बन गया है 2019 से ही। और फाइनेंशियल कैपिटल इन्फ्यूज़न एक किन्सियन मॉडल है इकोनॉमिक्स में, कि जब भी रेसेशन आता है तो वहाँ पर पब्लिक की, आम जनता की इनकम आप बढ़ाते हैं तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उससे अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदेंगे। और जब वो ज़रूरत की चीज़ें खरीदेंगे तो एक ऑयलिंग होती है इकोनॉमी की। और इकोनॉमी एक साइक्लिक चीज़ है कि आपके पास एक परचेजिंग पावर है, आपने मार्केट से खरीदा, मार्केट में प्रोडक्शन आया, इंडस्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज ने रॉ मटेरियल दिया और फिर यहाँ से जॉब क्रिएट हुआ और फिर इनकम आया। तो ये एक सर्कुलर पाथ है इकोनॉमी के फंक्शन का। तो यहाँ पे फाइनेंशियल कैपिटल इसीलिए रिसेशन में डाला जाता है कि जब भी परचेजिंग पावर रिसेशन के कारण लोगों की कम होती है तो फाइनेंशियल कैपिटल के इन्फ्यूज़न से वहाँ पर परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ती है और इकोनॉमी फिर से चल पड़ती है। तो ये सेम चीज़ अभी पोजीशन गेन कर ली है वैक्सीन ने। और ये क्यों कर ली है वैक्सीन ने? क्योंकि लोग हैं काम पर जा नहीं पा रहे हैं, उनकी इनकम रुक जा रही है, उस शटडाउन के कारण इंडस्ट्रीज बंद हो जा रही है, मार्केट में डिमांड नहीं हो रहा। तो ये ओवरऑल वैक्सीनेट अगर लोग रहेंगे यानी कि वो सेफ रहेंगे कोरोना वायरस से और दूसरों को संक्रमित भी नहीं करेंगे। तो इस चीज़ से क्या होगा कि वो काम पर जा पाएंगे, काम पर जा पाएंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो उनकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी और इकोनॉमी फिर से चल पड़ेगी। तो सेम चीज़ वर्ल्ड बैंक ने अभी कहा है कि वैक्सीन की स्टेटस अभी हो गई है फाइनेंशियल कैपिटल की तरह। और इन्होंने अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट 2021, और इन्होंने इसमें अपने एस्टिमेट्स बताए हैं कि ग्लोबली जो इकोनॉमी है वो एक अनएक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग रिकवरी पाथ पे, यानी कि रिकवरी बहुत तेजी से होगी और रिकवरी का रेट रहेगा ग्लोबली लगभग 5.6% का, जो कि पिछले 80 ईयर्स में पोस्ट रिसेशन अगर देखा जाए जो रिकवरी होती, क्योंकि जब भी रिसेशन आता है उसके बाद रिकवरी रेट 1% 2% के आसपास ही रहती है, लेकिन 5.6% का रिकवरी रेट 2021 में ये बहुत ही ह्यूज है, बहुत बड़ा है। और इसका बेसिक मुद्दा ये है कि वैक्सीनेट जैसे ही होंगे लोग, वर्क पे तुरंत जाएंगे वापस, इंडस्ट्रीज चल पड़ेंगी, मार्केट चल पड़ेगी, इनकम बढ़ जाएगा और तुरंत इकोनॉमी जंप स्टार्ट कर लेगी। तो ये एक्सपेक्टेशंस है और ये एनालिसिस है वर्ल्ड बैंक का। और यहाँ पर इन्होंने इन सब चीज़ों के जो फाइंडिंग्स है वो कहाँ से निकाले हैं? तो ग्रोथ जो है वो आएगी प्राइमरीली कुछ डेवलप्ड कंट्रीज से। तो यहाँ पर ग्रोथ प्राइमरीली कुछ डेवलप्ड कंट्रीज से आने का कारण क्या है? देखिए, डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी बहुत रेजिलिएंट होती है, उनकी इकोनॉमी बहुत रेजिलिएंट होती है और वो बहुत जल्दी अपनी इकोनॉमिक रिकवरी कर सकते हैं। प्लस क्या है कि डेवलप्ड इकोनॉमी में वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। आप यूनाइटेड स्टेट्स को देख लें, जर्मनी को, ब्रिटेन को, फ्रांस को, ये सारे कंट्रीज़ में वैक्सीनेशन जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है। यहाँ पर वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी अच्छी है, इन्होंने वैक्सीन डेवलप कर लिए हैं, इन्हें कहीं दूसरी जगह से वैक्सीन इंपोर्ट करने की दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि ये अपनी प्रोडक्शन खुद कर रहे हैं। रिकवरी आएगी प्राइमरीली जो भी वर्ल्ड वाइड ग्लोबल रिकवरी इकोनॉमी की, वो डेवलप्ड कंट्रीज से ही आएगी। सेकेंड थिंग यहाँ पर क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो 1-2 साल और ज़्यादा टाइम लेंगे रिकवरी में। और सबसे पहली बात, उन्हें 2019 के लेवल तक, जब पेंडेमिक चालू नहीं हुआ था, उसके पहले के जो उनके इनकम लेवल थे, जो ग्रोथ लेवल था, वहाँ तक पहुँचने में ही अभी 1 से 2 साल का समय लग जाएगा। और ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर वैक्सीनेशन की रेट बहुत स्लो है। सबसे पहली बात, मोस्ट ऑफ द
डेवलपिंग कंट्रीज, इनके पास वैक्सीन की टेक्नोलॉजी नहीं है। वो WTO ने अभी तक उसका पेटेंट वेवर का अप्रूवल नहीं दिया है, जिसके कारण कि वहाँ पर जेनरिक वैक्सीन, जो दूसरे कंट्रीज जो वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनके पास कैपेबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उनके पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, उसका पूरा ब्लूप्रिंट नहीं है। और WTO से जब तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वेवर नहीं आता है, तब तक वो उस चीज को प्रोड्यूस कर नहीं सकते हैं, जिसके कारण की अवेलेबिलिटी और एक्सेस जो है वैक्सीन की डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत कम है। इस इशू के कारण यहाँ पर इनकी वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन धीरे होगी, और इम्यूनाइजेशन धीरे होगी तो अनलॉक की प्रोसेस स्लो हो जाएगी, और उसी के कारण इनकी रिकवरी भी धीरे होगी। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का एक स्टेटमेंट है, वाइल अबाउट 90% ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमीज आर एक्सपेक्टेड टू रीगेन देयर प्री पैंडेमिक पर कैपिटा लेवल्स बाय 2022। तो ये देखिए, अभी 2021 चल रहा है, साल भर के अंदर ये लोग जो हैं सो 2019 के लेवल तक का जो पर कैपिटा इनकम है वो अचीव कर लेंगे। बट ओनली अबाउट 1/3 ऑफ, 1/3 ही जो EMDs हैं, EMDs यानी कि इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, तो ऐसे कंट्रीज, साउथ अफ्रीका वगैरह हो गए, ऐसे कंट्रीज जो हैं ये 1/3 ही रहेगी इनकी प्रोपोर्शन। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इस टाइप के डेवलप्ड कंट्रीज में से 90% जो कंट्रीज हैं वो रिकवर कर लेंगे 2019 के लेवल तक 2022 में। बट जो EMDs हैं 1/3 ही ऐसे कंट्रीज हैं जो कि उस लेवल तक पहुंच पाएंगे, और बाकी के कंट्रीज की रिकवरी में अभी टाइम लगेगा। और इसमें वर्ल्ड बैंक के एनालिसिस के हिसाब से कहा जा रहा है कि इंडिया की भी जो रिकवरी है वो 2019 तक की लेवल के पे पहुंचने के लिए अभी 1 साल से ज़्यादा का समय लगेगा। और यहाँ पर इन्होंने ये भी देखा है कि जो भी कंट्रीज अपनी वैक्सीनेशन की गति को तेज रख रहे हैं, जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक रिकवरी भी जल्दी हो रही है। और इसके पीछे का कारण यही है कि इम्यून सिस्टम जिन लोगों का प्रॉपर आ जा रहा है, जो लोग एंटीबॉडीज डेवलप कर ले रहे हैं आफ्टर वैक्सीनेशन, तो वो लोग जल्दी काम पर लौट पा रहे हैं, और इसके कारण उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस तुरंत चालू हो जा रहा है आफ्टर द वैक्सीनेशन। और इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोसेस तेजी से चालू तो हुआ था, लेकिन वहाँ पर वो धीरे धीरे स्लो डाउन होता जा रहा है, फ्लैटर होता जा रहा है। और अभी तक इंडिया में लगभग 3% ही ऐसे लोग हैं जो कि इम्यूनाइज हो पाए हैं सिंगल डोज से भी। यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ 3% ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनको कि फर्स्ट डोज ही सिर्फ मिल पाया है। तो ये परिस्थिति अभी बनी हुई है इंडिया में। हालांकि इंडिया ने टारगेट किया है कि 70 करोड़ लोगों को हम सितंबर तक इम्यूनाइज कर देंगे। अगर ऐसा इंडिया कर पाती है तो फिर हमारी इकोनॉमिक रिकवरी भी तेज हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए, डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो क्रेस्ट को अपने पार कर चुके हैं। क्रेस्ट का मतलब क्या है कि जो पीक होता है, तो इनके पेंडेमिक के इफेक्ट का जो पीक है डेवलप्ड कंट्रीज का, ये पार कर चुके हैं। ये देखिए, जैसे कभी भी कोई पेंडेमिक शुरू होती है तो यहाँ पर सबसे पहले लोअर इन्फेक्शन रेट रहता है, फिर वो बढ़ता जाता है और फिर वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। तो ये क्रेस्ट है, और इसी क्रेस्ट को जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो पार कर चुकी है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज अभी इस फेज में है, इनका जो इन्फेक्शन रेट और दूसरी चीज़ें जो है डेथ रेट, वो अभी बढ़ता ही जा रहा है, अभी इंक्रीज हो रहा है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज ऑन डिक्लाइन है। तो इस इशू के कारण यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज को अभी और टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश वेव ऑफ कोविड रिकरेंस बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अभी इंडिया ने सेकेंड वेव झेला है, हो सकता है थर्ड वेव भी आ जाए अगर इम्यूनाइजेशन हम लोग तेजी से नहीं करते हैं तो। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में यही चीज़ है कि वहाँ पर इम्यूनाइजेशन तेजी से हो रहा है, जिसके कारण कि वो लोग जो पीक है, जो क्रेस्ट है इन्फेक्शन लेवल का और डेथ लेवल का और बाकी चीज़ों का, वो पार कर चुके हैं। इसीलिए उनकी इकोनॉमिक रिकवरी जल्दी होगी और 2022 में वो लोग 2019 के लेवल तक रिकवर कर पाएंगे। और जो 5.6% का जो ग्लोबल रिकवरी रेट है डेवलपमेंट का, वो लेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज ही होगा। डेवलप्ड कंट्रीज ही जो हैं सो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लगभग 90% शेयर उन्हीं का रहेगा। और यहाँ पर देखिए, ये जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं UN के, इलियट हैरिस, इन्होंने कहा है कि वैक्सीन इनइक्विटी जो है ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है।
जो अफ्रीकन कंटिनेंट है, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं और बहुत सारे ऐसे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कि पॉवर्टी लेवल हाई है, वहाँ पर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, जिसके कारण कि वहाँ पर इम्यूनाइजेशन नहीं हो पा रहा है। आप देखेंगे कि लगभग 11% पीपल जो हैं वो वर्ल्ड वाइड फर्स्ट डोज एटलीस्ट कोविड-19 वैक्सीन का रिसीव कर चुके हैं, जबकि यही रेट 2% है अफ्रीका के लिए, और यही रेट मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए भी बहुत कम है, लगभग 3 से 4% है। और इंडिया में ही आप देख लीजिए कि लगभग 3% ही है अभी तक। तो ये इनइक्वलिटी लेवल है जो कि यहाँ पर देखा जा रहा है, और इसी के कारण WHO और वर्ल्ड बैंक ने ये चीज़ एस्टिमेट की है कि $50 बिलियन अगर वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में मेडिकल हेल्थ के, प्लस कोविड-19 के वैक्सीन के प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसका क्यूम्युलेटिव एंड कंपाउंडेड इफेक्ट जो रहेगा वर्ल्ड वाइड 2025 तक, उसकी इफेक्ट दिखेगी $9 ट्रिलियन की। तो ये कितना क्यूमुलेटिवली बेनिफिशियल होगा, और इसीलिए यूएन और वर्ल्ड बैंक और बाकी के जो भी इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो कंट्रीज WTO में ये चीज़ रोक रहे हैं कि हम कोविड-19 वैक्सीन का पेटेंट वेवर नहीं देंगे, उनको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पेटेंट वेवर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जस्ट $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आपको ओवरऑल क्यूमुलेटिव रिटर्न देगा $9 ट्रिलियन का। और देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्री आइसोलेशन में डेवलप कर सकती है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स को डेवलप करना है तो उसे अपना प्रोडक्ट कहीं बेचना होगा। उसके लिए अगर अदर कंट्रीज़ में, जो अफ्रीकन कंटिनेंट्स में कंट्रीज़ हैं, या पैसिफिक ओशन के जो रीजन के कंट्रीज़ हैं, या मिडिल ईस्ट के हैं, अगर इन सब कंट्रीज़ में मार्केट नहीं सुधरती है, वहाँ पर पेंडेमिक ख़त्म नहीं होता है, वहाँ पर इनकम लेवल की ग्रोथ नहीं होती है, तो उनके पास परचेजिंग पावर नहीं रहेगी। परचेजिंग पावर नहीं रहेगी तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स का प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? तो ये इशू तभी ख़त्म हो पाएगा जब यहाँ पर वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाई जाए, WTO के तरफ से पेटेंट लॉज को थोड़ा ढील दी जाए, कोविड-19 वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया जाए, और तब जाकर यहाँ पर जैसे ही लोग इम्यूनाइज होंगे, पेंडेमिक खत्म होगी, मार्केट अपनी गति में फिर से आएगा हर एक कंट्री में, और तभी जाकर यहाँ पर ग्लोबल रिकवरी हो पाएगी, और क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो इस इन्वेस्टमेंट का दिखेगा वो दिखेगा $9 ट्रिलियन का। ये तो बस एक एस्टिमेट है, हालांकि वर्ल्ड बैंक का कहना है कि हो सकता है कि इसकी इफेक्ट इससे ज़्यादा भी दिखे। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैक्सीनेशन। जितनी तेजी से यहाँ पर वैक्सीनेशन की जाएगी, उतनी ही तेजी से यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक रिकवरी भी देखने को मिलेगी। और अभी के समय में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को या किसी और कंट्री को इस पेंडेमिक से नुकसान हुआ, ये ग्लोबल क्राइसिस है, ग्लोबल रिसेशन आ चुका है, और इसीलिए यहाँ पर ग्लोबल एफर्ट चाहिए ताकि ये पेंडेमिक खत्म की जा सके। और इन सब चीज़ों में यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर जो रिकवरी है उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, ग्लोबल रिकवरी के लिए, जो रिसेशन की परिस्थिति बनी है उसके लिए। तो इन सब चीज़ों पे डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें फॉलो करें, हमारे वेबसाइट पर डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, उन्हें भी आप परचेज करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे।